In the topic of the leadership, we are going to discuss few elements जैसे पर्पस ऑफ लीडरशिप को हम देखेंगे, इसमें इनफॉर्मल लीडरशिप को देखेंगे, कुछ थ्योरीज ऑफ लीडरशिप से उनको देखेंगे, एंड फिर इमोशनल इंटेलिजेंस का एक टॉपिक था जो हम इसको कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले पर्पस ऑफ लीडरशिप। और लीडरशिप का पर्पस क्या है? द फर्स्ट थिंग इज सेटिंग अ क्लियर डायरेक्शन एंड द विजन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। कि आपकी जो लीडरशिप का रोल है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या उसका पर्पस है, दे मस्ट सेट अ वेरी क्लियर डायरेक्शन एंड विजन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जब डायरेक्शन लेस छोड़ेंगे आप लोगों को तो एम्प्लॉयज एफिशिएंट तो होंगे लेकिन इफेक्टिव नहीं होंगे। हमने एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सबने कहा है कि एफिशिएंसी इज अबाउट डिक्रीजिंग द वेस्ट एंड इंक्रीजिंग द आउटपुट, whereas effectiveness is going in the right direction according to the objective of the business. So leadership का purpose ये है, they must give a very clear direction to the people, ताकि उनको पता हो कि they are putting in the efforts in the right direction, right? So पहला purpose तो है clear direction देना, ये leadership का role है। Second role of leadership is that in the dynamic markets, they need continuous support from the leadership. So we being an employee in an organization, जब भी there is a bad time, there is a dynamic market, there is a challenging time, so in times पे we normally look for the leadership to help us. लेकिन if we find out that the leadership is clueless just like us, so it create a chaos in the organization. So in the dynamic markets या in challenging conditions, दोनों situations में leadership का role is very important. अब वहां पर leadership test है। नॉर्मल टाइम्स में लीडरशिप शायद इतनी टेस्ट नहीं होती, लेकिन इन द टाइम्स व्हेन लीडरशिप इज रिक्वायर्ड एंड लीडरशिप खुद ही केओस में हो या खुद ही कंफ्यूज हो, तो उस वक्त इट क्रिएट्स अ केओस इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। देन इंपॉर्टेंट टू विन एम्प्लॉयज ट्रस्ट विद इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब एम्प्लॉय का ट्रस्ट, हमने मोटिवेशन थ्योरीज को पढ़ा था और मोटिवेशन थ्योरीज में हमने एक मोटिवेटर की बात की थी। तो हमने कहा था कि एम्प्लॉयज मस्ट हैव अ ट्रस्ट ऑन इट्स मैनेजर दैट व्हाटएवर मैनेजर प्रॉमिसेस इट इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में हमने बात की थी। सो एक्सपेक्टेंसी में हमने यही बात की थी कि अगर एम्प्लॉय की मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट होगा, जो भी मैनेजमेंट उससे प्रॉमिस करेगी उसको फुलफिल करेगी, इन दैट केस द मोटिवेशन वुड बी देयर। लेकिन अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो मोटिवेशन भी नहीं आएगी। सो सिमिलरली यहाँ भी वही बात है कि लीडरशिप मस्ट हैव टू क्रिएट अ ट्रस्ट। और ट्रस्ट कैसे क्रिएट होता है? थ्रू एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कीप ऑन अपडेटिंग देम अबाउट द सिचुएशन, टेल देम व्हाट इज द प्रॉज एंड कॉन्स, टेल देम अबाउट योर वीकनेसेस एज वेल, इट इज प्योरली फाइन। अगर आप लीडर हैं इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर लीथल, इसका मतलब ये नहीं है कि यू डोंट हैव द वीकनेसेस या यू डोंट हैव द लिमिटेशंस। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा नहीं है इस साल, दे कैन नॉट गिव गुड डिविडेंड्स टू दी शेयर होल्डर्स। इस टाइम के ऊपर एम्प्लॉयज की सैलरीज भी मेजर इंक्रीज नहीं होंगी। यू मस्ट गो टू योर एम्प्लॉयज एंड टेल देम दैट दिस इज द बैड टाइम, शो देम द सिचुएशन ऑफ द कंपनी, टेल देम द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, शो द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी टू देम, एंड देन टेल देम कि देखें दिस इज द सिचुएशन वी आर फेसिंग। हम चाहें भी तो हम आपकी सैलरीज इस वक्त नहीं इंक्रीज कर पाएंगे। सो विद इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक ट्रस्ट फैक्टर को बिल्ड करना इज इंपॉर्टेंट, और ये लीडरशिप का काम है। देन लीडरशिप इज अबाउट इन्फ्लुएंसिंग एंड इंस्पायरिंग रादर देन कंट्रोलिंग द एम्प्लॉयज। हमने एएस में एक बात की थी, द लीडर वर्सेस अ मैनेजर। हमने कहा था कि मैनेजर वॉज अ पर्सन हु इज काइंड ऑफ अ सुपरवाइजर हु इज अ वॉच डॉग, whereas a leader is a person who inspires, who influence. So we must be an inspiring person rather than a controlling person. So this is the purpose of the leadership in an organization. Generally more or less ये सारी बातें हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। Next element is the qualities to become an effective leader. अब effective leaders में all of these traits are important. अब one by one देखते हैं। The first trait is the desire to succeed. इफेक्टिव लीडर में एक डिजायर टू सक्सीड होना जरूरी है।
if you don't have a vision, if you don't have a goal, you don't have a mission statement in your life, हमने कहा था every individual must have to have a smart objective set for themselves. आपका जिंदगी में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने की तरफ जब आप मूव ऑन करेंगे, every step taken in the direction of that objective is a small success. So it creates a desire to succeed in yourself as well. So an effective leader वही है कि जिसके अंदर एक सक्सेस की डिजायर है, और सक्सेस का फार्मूला everyone has got a different formula of the success. Second, innovative and think beyond the obvious. Innovative होना and thinking beyond the obvious, or thinking beyond the, or seeing beyond the wall वाली बात कि you must know what is coming after 2 years, 3 years and 5 years. Employee must not be seeing what is coming after 5 months or 6 months or 1 year, but being the manager or owner of the organization, or being a leader of the organization, you know what might come after 1 year and you are planning accordingly. आपको मल्टी टैलेंटेड, मल्टी स्किल्ड और मल्टी स्पेशलाइज्ड होना जरूरी है. इट मस्ट बी एन इंसाइसिव माइंड अंडरस्टैंडिंग द हार्ट ऑफ द इशू. जैसे हमने इमोशनल इंटेलिजेंस में आगे जाके डिटेल में देखेंगे, एएस लेवल में भी हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की, यहाँ भी बात करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस यही बात है कि यू मस्ट बी एन इंसाइसिव माइंड एंड अंडरस्टैंडिंग द हार्ट ऑफ द इशू. हाउ पीपल और हाउ एम्प्लॉय इज रिएक्टिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट. Important is what is the background of this reaction, root cause analysis of this reaction. So being an effective leader, you must understand what is the root cause of this particular problem. Being a leader, you must be inspirational and leading by examples. Just not tell the instructions to the person just like the manager, but set an example by yourself. For example, being a teacher, if I am telling you to come in the class in time, और मैं खुद ही हर दूसरे दिन 5 मिनट लेट आ रहा हूँ, that means I'm not leading by example. I'm just a manager, I'm not a leader. Have honesty, integrity and ethical traits. Be honest, there must be an integrity. Integrity always leads towards a trust between the employee and the management. And obviously be ethical. बहुत सारी organizations के rules and regulations आप पे apply नहीं हो रहे होंगे, but you must have to be ethical as well. That if there is anything that may damage the reputation of the business, whether it is in your control or not, you must give a feedback on it, because ethically it is true. An effective communicator, obviously an effective communication leads towards resolution of most of the conflicts. Empathy and then emotional intelligence, इसको आगे जाके डिटेल में देखेंगे, but more or less all of these traits must be available in an effective leader. अब ऑर्गेनाइजेशंस की पोजीशंस को जल्दी से देख लेते हैं, फिर आगे मूव ऑन करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर. ऑर्गेनाइजेशंस में नॉर्मली वी हैव गॉट द टॉप नॉच मैनेजमेंट में हमने नजर आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स. हु आर द डायरेक्टर्स? दे आर नॉर्मली इलेक्टेड बाय द ऑफिस बाय द शेयर होल्डर्स इन अ लिमिटेड कंपनी, जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं. So normally shareholders in an organization choose 7 or 8 or 9 directors in an organization, जिसको सबको मिला के हम कहते हैं board of directors. और यही board of directors मिलके choose करते हैं the CEO of the public limited company, right? So ये directors normally they are the head of major functional departments, यानी कि director marketing, director finance, director operations, director HR. So normally ये directors किसी न किसी फंक्शनल हेड्स भी होते हैं. थर्ड, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेलीगेटिंग द टास्क. सो डायरेक्टर्स नॉर्मली डेलीगेट द टास्क टू देयर मैनेजर्स. ये डूअर्स नहीं है, याद रखिएगा. डायरेक्टर्स मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर स्ट्रैटेजी मेकर्स हैं, डूअर्स नहीं है. दे ऑलवेज एलोकेट द टास्क टू द मैनेजर्स. मैनेजर्स का काम है एग्जीक्यूट करना, डायरेक्टर्स का काम है स्ट्रेटेजाइज करना मोस्टली. असिस्टिंग इन द रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर एम्प्लॉयज इन द डिपार्टमेंट्स, यानी कि मैनेजर की रिक्रूटमेंट्स ऑब्वियसली डायरेक्टर्स की अप्रूवल से होती है. एंड देन मीटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द डिपार्टमेंट्स ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स जो आपके डिपार्टमेंट के या बिजनेस के हैं वो एट द एंड ऑफ द डायरेक्टर्स ने ही मीटअप करवाने हैं. सो द नेक्स्ट एलिमेंट इज द मैनेजर्स. मैनेजर्स क्या हैं जी? रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल, रिसोर्सेज और द डिसीजन मेकिंग. जैसे हमने कहा कि डायरेक्टर्स आर नॉर्मली द स्ट्रेटेजिस्ट्स, लेकिन जो मैनेजर्स हैं दे आर द एग्जीक्यूटर्स. ये एग्जीक्यूट करते हैं उन डिसीजंस को
एंड दे आर सपोज टू मैनेज द पीपल अंडर देम। जूनियर मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स को वो लोग मैनेज करते हैं। Have authority over other employees before them in the hierarchy. Obviously they are having the authority over their employees, and then managers direct, motivate and praise and discipline workers in their departments. जैसे जितने भी मॉनिटरिंग के काम हैं, डायरेक्शंस देना, मोटिवेट करना, अप्रेजल सिस्टम, एंड देन मेंटेनिंग द डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये मैनेजर्स का काम है, ये डायरेक्टर का काम नहीं है. सो डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस इज सीन बाय द मैनेजर्स. देन कम द सुपरवाइजर्स अंडर द मैनेजर्स. सुपरवाइजर्स का काम क्या है? They are appointed by the managers or the management to watch over the work of others. Responsibility for leading a team of people in working towards the preset goals. And in the modern era, they are less of an inspector and more of a work colleague to help workers achieve objectives in the corporate spirit. अब जैसे हम पास्ट में देखते हैं तो सुपरवाइजर्स का रोल क्या था? जैसे हमने मैनेजर के बारे में एक वर्ड यूज किया, वॉच डॉग. सो दे वर प्योरली एक्टिंग एज द वॉच डॉग. हु इज वर्किंग, हु इज नॉट. जैसे फैक्ट्रीज में एक 50 लोगों के ऊपर एक सुपरवाइजर है, एंड उसका काम क्या है कि दैट दीज 50 लेबर्स आर डूइंग देयर वर्क प्रिसाइजली वेल. तो इसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो काम सही करेगा फाइन, जो नहीं करेगा उसको रिपोर्ट करना टू द मैनेजमेंट. सो सुपरवाइजर वाज एक्टिंग एज एन इंस्पेक्टर, एज अ वॉच डॉग अर्लियर. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने सुपरवाइजर्स की पोस्ट को रिमूव किया और उसकी जगह इसको रीनेम किया विद द नेम ऑफ फैसिलिटेटर्स. सो अब मैनेजर्स को और सुपरवाइजर्स को नॉर्मली फैसिलिटेटर्स कहा जाता है. उसको वर्ड चेंज करने का मकसद यही है कि सो दैट इट गिव्स एन आइडिया टू द पीपल दैट दे आर नॉट द बॉस ओवर यू, दे आर बेसिकली हेयर टू गाइड यू, टू हेल्प यू आउट पेटलिस्टिकली, राइट. एंड देन वी कम एज वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स, ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स दैट इलेक्टेड बाय द वर्कर्स, ट्रेड यूनियन ऑफिशियल्स, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द काउंसिल्स, and give voice to the areas of concerns of the workers. तो worker representatives यानी कि जो trade unions हैं, they are officially recognized by the organizations as an informal member of the organizations. Then आपके पास informal leader का एक concept है जिसको हम already go through कर चुके कि they have no formal authority over the subordinates. They help to satisfy individual goals along with the formal goals. They emerge out of interaction amongst members of informal groups and employees are committed to their orders. So informal leaders इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके. In a classroom normally we see some of the students who actually direct other students, who actually influence other students without having any authority. So these are the people who are normally called as the informal leaders. So उनकी कोई formal authority तो नहीं है जैसा first point में लिखा है. Second, they satisfy individual goals along with the formal goals. जो भी ऑफिशियल गोल्स हैं उसके साथ साथ इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम्स को भी ये लोग सॉल्व करते हैं. और इन्हीं इनफॉर्मल लीडर्स में से ज़्यादातर लोग ट्रेड यूनियंस के मेंबर्स या ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट्स या हाई टायर मैनेजर्स बनते हैं. बिकॉज इनफॉर्मल लीडर्स इज अ स्टार्टिंग एलिमेंट टू बिकम अ लीडर इन द फ्यूचर. एक क्वेश्चन आपके सामने, इसको एज एन असाइनमेंट आप लोग अटेम्प्ट करेंगे. क्वेश्चन देख लेते हैं सिर्फ. एनालाइज टू डिफरेंट रोल्स ऑफ अ फॉर्मल लीडर विद इन द एजीएफ. सो आपको बैकग्राउंड गिवन है, इस बैकग्राउंड में आपने एनालाइज करना है कि व्हाट आर द टू रोल्स द फॉर्मल लीडर्स आर हैविंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. एंड सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि evaluate how the production manager might respond to the issues raised by Zaki's informal leadership of AGF workers. So जो informal leadership है उसने कुछ issues को raise किया है. अब आपके ख्याल में how the production manager should respond to these issues. So you have to evaluate. So response कैसे होगा? For example आपने दो responses दिए कि this is basically the issue, इस issue के impact क्या हो रहे हैं, और फिर आपने उसके responses बताए, और उस responses का at the end way forward क्या है कि final decision क्या लेनी है. That is the way forward which you are going to use as a solution point. And then the external factor of this. तो इसका छोटा सा स्ट्रक्चर जरूर बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बोथ का, माइनर सा स्ट्रक्चर, ताकि हम इसको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस कर लें. अच्छा, अब नाउ कमिंग टुवर्ड्स द, यस आई विल बी शेयरिंग दैट, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक हो गया. अब पहली जो थ्योरी ऑफ द लीडरशिप है जिसके लिए हमने सारा माहौल बनाया था, दैट वाज द ग्रेट मैन थ्योरी. सब वन बाय वन थ्योरीज आ रही हैं. अब रिकॉल कर लेते हैं पहले
कि वी हैव गॉन थ्रू द लीडरशिप स्टाइल्स पहले, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्फेयर एंड पैटर्निस्टिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, वो लीडरशिप स्टाइल्स थे। अब हम बात करें थ्योरीज ऑफ लीडरशिप की, जैसे मोटिवेशनल थ्योरीज थी, इसी तरह लीडरशिप की थ्योरीज हैं। सो इन द पास्ट जो सबसे पहली थ्योरी थी लीडरशिप रोल्स की, दैट वाज नोन एज अ ग्रेट मैन या ग्रेट पर्सन थ्योरी। एक्चुअली इसका नाम था ग्रेट मैन थ्योरी। सो कुछ फेमिनिस्ट्स ने ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस किया मार्केट को, सो उसके बाद इसको हमने ग्रेट पर्सन कहना शुरू कर दिया। जैसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस में चेयरमैन हुआ करते थे, अब चेयर पर्सन हुआ करते हैं। सो उसकी रीज़न ये है कि टू बैलेंस द सोसाइटी, बिकॉज वुमेन इन्वॉल्वमेंट इज मोर देयर। 5 साल बाद बट जनरली हिस्ट्री में जो एक्चुअल नेम आता है इस थ्योरी का वो है ग्रेट मैन थ्योरी। अब आगे देखते हैं द की आइडियाज ऑफ द ग्रेट मैन थ्योरी। ग्रेट मैन थ्योरी का बिलीव क्या था इन द पास्ट? वो कहते थे कि द एबिलिटी टू लीड इज इनहेरेंट एंड कैन नॉट बी टॉट। उनका ख्याल ये था कि जो लीडरशिप कैपेबिलिटीज हैं ये इनहेरेंट हैं, ये बाय बर्थ हैं, ये आपको फोर फादर से मिलती हैं। जिसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर बोर्न इन अ किंग्स फैमिली, that means you will become a king in the future, right? But if you are born in a family which is not belonging to any like management of the country, so you may not be able to become the part of that. इसको सिंपल वर्ड्स में लेके आते हैं। अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पर भी वी हैव गॉट दी कास्ट सिस्टम। समटाइम्स वी कॉल अप अदर पीपल्स दैट दे बिलोंग टू अ लोअर कास्ट, and sometimes we call people they belong to a higher caste. So this caste is basically that, for example, if somebody belongs to a higher caste, the person is going to be a great man. But if a person belongs to a lower caste, the person is not good. It still happens in the far-flung areas. आज भी villages में चले जाएं तो ये caste system workout करता है. So this is the great man theory. Past की theory वो भी यही है. Next element पे चलते हैं. बल्कि इनफैक्ट लेट्स टेक योर क्वेश्चन फर्स्ट। जी, व्हाट इज द क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नहीं था, मैं कह रहा था कि जो आपने एग्जांपल दी थी ना किंग वाली, जी जी, तो उसमें आप जो बात कर थे ना कि सारी सारी आपने बात की है कि पाकिस्तान में ये वो पूरा खुल के बात कर रहे थे वो नहीं नहीं, इट्स जनरल लाइक देखें, इट इज अ कल्चर इन मैनी ऑफ द कंट्रीज, इट इज अ कल्चर। जैसे मोनार्की में क्या होता है, आप सऊदी अरेबिया की बात कर लें, आप बाकी एरियाज की बात कर लें, सो इफ यू बिलोंग टू अ सर्टेन फैमिली, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू बी अ किंग इन द फ्यूचर, राइट? सो ऑब्वियसली एक ग्रेट मैन थ्योरी भी यही कहती है कि इफ यू बिलोंग टू अ किंग्स फैमिली यू विल बिकम अ किंग इन द फ्यूचर, राइट? जैसे हम हमेशा कहते थे पास्ट में, एक बड़ा वेरी वेल रिनोर्ड बात होती है, लॉन्ग लिव किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग, कि पिछला किंग चला गया, मर गया, नया किंग आ गया, लॉन्ग लिव द किंग, बात खत्म। सो दैट इज द ओनली थिंग विद द ट्रांजिशन, यही है, इतनी सी है। सो ग्रेट मैन थ्योरी बिलीव्स इन दैट। सेकेंड एलिमेंट देखें, द लीडर्स आर जस्ट बॉर्न विद द राइट ट्रेट्स एंड एबिलिटीज फॉर लीडिंग, दैट इज द charisma and the intellect, confidence, communication skills and the social skills. तो उनका ये कहना था कि जितनी भी स्किल्स हैं आपकी, वो सारी की सारी किंग्स में बाय डिफॉल्ट हैं, और किसी और कास्ट क्रीड कल्चर में ये एबिलिटी नहीं होगी। थर्ड, लीडर्स आर व्यूड एज हीरोइक, इंटेलिजेंट एंड डेस्टिन्ड टू राइज टू लीडरशिप व्हेन द सिचुएशन अराइजेस। जैसी सिचुएशन आएगी, बादशाह साहब मरेंगे तो उनके बेटे को हम बादशाह पे बिठा देंगे, चाहे वो बादशाह 10 या 12 साल का क्यों ना हो। Even in the Islamic history, we talk about Muhammad bin Qasim. So, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, at the end of the day, the person is going to be the king. And we have got multiple kings in the history, having an age bracket of 13 to 15 years. Then, the term great man was originally used because leadership was reserved for the males, particularly in terms of military leadership. But in recent years, the term great person has become more appropriate. सो एक्चुअली ग्रेट मैन ही थी, क्योंकि जितने भी लोग किंग्स आए वो क्वींस ने नेवर हैव मैनेज, बट इट रेयरली दे हैव मैनेज द कंट्रीज, मोस्टली द कंट्रीज वाज मैनेज्ड बाय द किंग्स, लाइक इट इज रेयरली द केस व्हेन क्वींस वर एक्चुअली मैनेजिंग द स्टेट्स। सो दैट इज व्हाट द ग्रेट मैन थ्योरी बिलीव्स, कि दैट बाय डिफॉल्ट आप बचपन से ही आप ग्रेट मैन है,
if you belong to a certain family, you are great. Otherwise, you are not great. So that is the basic element of this theory. अगली थ्योरी को देखते हैं, थोड़ी सी चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएंगी. देन उसके बाद एक अपग्रेडेशन आई, आप कह लें सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, सेकेंड वर्जन आया. द सेकेंड वर्जन वॉज अ ट्रेड थ्योरी. अब ट्रेड थ्योरी ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन क्रिएट की. ट्रेड थ्योरी बिलीव्स दैट पीपल आर आइदर बोर्न विद द पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पहली वाली बात उन्होंने रिपीट की, रिक्वायर्ड फॉर द लीडरशिप, और दे आर नॉट. तो उन्होंने एक थोड़ी सी एग्जाम्पल सेट की क्या दिस इज एन ऑप्शन, आइदर यू आर बोर्न विद अ कैरेक्टरिस्टिक्स या बचपन से ही नालायक है. ये भी एक ऑप्शन एग्जिस्ट करती है आप में. द फॉलोअर्स बिलीव that leadership characteristics is innate. Some people are born as future leaders due to their psychological makeup. The most common leadership trait identified are these. अब उन्होंने कहा कि most of the leadership characteristics innate तो होंगी, कुछ people are born with these traits, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी कि ये कैपेबिलिटीज आउटसाइड ऑफ द क्रीड भी हो सकती हैं, आउटसाइड ऑफ द कास्ट भी हो सकती हैं. एक थोड़ा सा माइनर 1% या 2% का रिलैक्सेशन मिला कि दे स्टार्टेड सीइंग दैट ऑल ऑफ दीज ट्रेड्स इफ दीज आर अवेलेबल इन एनी पर्सन, चाहे वो उस कास्ट या क्रीड से है या नहीं, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ लीडर. अब वो कौन सी ट्रेड्स थी? इनिशिएटिव, डिटर्मिन्ड, हैविंग एन एनर्जी, सेकंड गुड जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिव एंड charismatic personality, इमोशनल इंटेलिजेंस, ड्राइव एंड मोटिवेशन टू सक्सीड, एंड कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी. ये सारी वही बातें जो इससे पहले हमने डिस्कस की. सो उन्होंने ये कहा कि इफ एनी पर्सन इज हैविंग दीज ट्रेट्स इन देम कैन बी कॉल्ड एज अ लीडर. अब ये 2-3% का उन्होंने लीवरेज दे दी कि अगर आउटसाइड ऑफ द किंग्स फैमिली भी कोई ये ट्रेट्स रखेगा, सो वी मे थिंक दैट पर्सन एज अ लीडर एज वेल, इन सिंपल वर्ड्स. सो दैट इज अ ट्रेट थ्योरी. नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं. इससे पहले जी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? स्किल्स या बेसिकली एक ही बात है, लेकिन बात एक एक ही बंदा है, किंग है या बात एक ही है, बट वो ये कह रहा था कि आप इफ यू आर बोर्न इन अ फैमिली यू विल बी अ किंग. लेकिन यहाँ पे ट्रेड थ्योरी में कह रहा है कि इफ यू आर हैविंग दोज ट्रेड्स वेदर यू आर बोर्न इन दैट फैमिली और नॉट, यू कैन बिकम अ किंग. सो इसने थोड़ी सी लीवरेज जरूर दी है कि उसने फैमिली ओरिएंटेड नहीं किया आपको, लेकिन उसने ट्रेड ओरिएंटेड कर दिया अब आपको. सो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऑप्शन क्रिएट हो गया. नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं जो एक्चुअल थ्योरी, दैट इज द बिहेवियरल थ्योरी. अब थर्ड सॉफ्टवेयर अपडेट जो हुआ उसके बाद जो थ्योरी डेवलप हुई, दिस इज द बिहेवियरल थ्योरी. अब बिहेवियरल थ्योरी क्या कह रही है? इट अज्यूम्स दैट द कैपेबल लीडर्स कैन लर्न द स्किल्स नीडेड रादर देन हैविंग इनहेरेंट क्वालिटीज. अब एग्जैक्ट ऑपोजिट टू दैट. सो उसने ये कहा कि कैपेबिलिटी ऑफ द लीडर कैन बी लर्नड एंड द स्किल्स कैन बी एक्वायर्ड. उसने कहा है कि बिहेवियर थ्योरी का बेस लाइन यही है कि इट नेवर डिपेंड्स ऑन योर ट्रेट, it never depends on anything else, it depends on your behaviors, and behaviors can be upgraded, it can be learned. Then this theory believe in studying behavior of leaders in response to the different situations. अब situations आपके सामने रखी जाती हैं and then you start learning how you are going to perform in those situations. जैसे रिकॉल करें, in the past kings and queens अपनी जहां पर वो रह रहे हैं उस एरियाज में दे ट्राई टू क्रिएट द सिचुएशंस फॉर देयर यंगस्टर्स. अपने बच्चों के लिए वो सिचुएशंस क्रिएट किया करते थे कि अगर ये सिचुएशन है, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड इन दिस सिचुएशन. सो दे गेव देम, एक्चुअली यू कैन से इट्स काइंड ऑफ अ सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग दे रहे थे उनको कि अगर वॉर होती है तो हाउ वुड यू बिहेव. सो दे ऑलवेज कीप देम विद देमसेल्व्स सो दैट दे कैन लर्न दीज स्किल सेट्स. सो बिहेवियरल थ्योरी बिलीव्स दैट यू कैन लर्न दीज स्किल सेट्स according to the situation. Leadership effectiveness is assessed by analyzing a leader's actions and then recording whether the behavior leads to a success or not. अब leadership की जो effectiveness है वो किस बात पे depend कर रही है? By analyzing a leader's actions and then recording whether the behavior leads to success or not. So any action of the leader that is leading you towards the success of the society, that is going to be called as an effective leader. Lekin if the leader action is not taking you towards the success, that may not be termed as a good leader. Then
The best leaders change their behavior by choosing the most suitable behavior for each situation. अब ये crux of the story है कि the best leaders change their behavior by choosing the most suitable behavior for each situation. जैसे हमने कहा, मैकग्रेगर ने भी कहा, sometimes you become autocratic, sometimes you become democratic. Behavioral theory भी यही कह रही है कि you have to act according to the situations. कुछ सिचुएशंस में हमें रिएक्ट करना होता है, कुछ सिचुएशंस में हमें मैनेज करना होता है, कुछ सिचुएशंस में हमें कम्युनिकेट करना होता है. तो जैसे हम बात करते हैं, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट टू स्पीक, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हाट नॉट टू स्पीक. तो यहाँ भी वही वाली बात है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट हाउ यू आर गोइंग टू बिहेव इन अ सर्टेन सिचुएशन. And then the theory suggests that the leader uses 3 set of skills to lead their followers. So behavioral theory का जो focus है वो 3 pillars पर है. The first pillar is the technical skills. What is technical skill? The knowledge of the business processes or the techniques. यानी कि you must have some technical knowledge with you. अब technical knowledge क्या है? Which is not available to the masses. आपके पास कुछ ऐसी knowledge है जो masses के पास नहीं है. ये आपको leader बनाएगी. Second, human skills. Ability to interact with the people. Human skills को हम emotional intelligence skills भी कह सकते हैं, जिसको आगे जाके पढ़ लेंगे. And second, third is the conceptual skills. Ability to create new ideas to solve the problems. So आपके concepts must be clear enough. Situation के accordingly, you must be a solution creator rather than a problem creator. सो वही जो एंटरप्रेन्योर की बेसिक कैपेबिलिटीज़ हैं, बिहेवियर थ्योरी भी तकरीबन उन्हीं की बात कर रही है कि वो मस्ट हैव टू हैव टेक्निकल, ह्यूमन एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल सेट विद अस. लेकिन बिहेवियर थ्योरी प्योरली डिनाई करती है इस बात को कि आपकी ट्रेट क्या वो होनी चाहिए या आप कि कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में यू बिलोंग टू दैट स्पेसिफिक कास्ट क्रीड. सो ये दोनों बातें बिहेवियर थ्योरी डिनाई करती है. The interesting element of the behavioral theory. नेक्स्ट थ्योरी चलेगी हमें कॉन्टिजेंसी थ्योरीज, और नेक्स्ट आने वाली कुछ और 2-3 थ्योरीज रह गई हमारी, हम उनको इंशाल्लाह गो थ्रू करेंगे फ्रॉम द बुक. नेक्स्ट सेक्शन में कॉन्टिजेंसी थ्योरी अभी रहती है, उसको भी हमने बुक से देखना है. देन वी विल हैविंग अ पावर इन्फ्लुएंस थ्योरी. देन वी आर हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल्स. सो इन दोनों को भी हम बुक से देखेंगे. और लास्ट पे विल बी कवरिंग अबाउट द इमोशनल इंटेलिजेंस इन डिटेल. इसको हमने एस में भी देखा था, जरा A2 में इसको एक दफ़ा रिकॉल कर लेंगे एंड द चैप्टर विल बी डन आफ्टर दैट. सो बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं है इस चैप्टर में. इंशाल्लाह कल के सेशन में वी विल ट्राई टू रैप अप दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड फिर इसके बाद विल मूव ऑन टू द पास्ट पेपर क्वेश्चंस ऑफ दिस.